नॉर्थ इंडिया में सीपीआईएम सिमट के रह गई, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति। बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी केरला में बनकर आती है, तो क्या यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधन कर लेंगे? नहीं, उभरेगी कहाँ, अभी तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया में सीपीआईएम को खत्म कर देंगी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर। नॉर्थ इंडिया में तो कोई सरकार बनाने की पोजीशन में सीपीएम कभी आई नहीं। कि धर्म की राजनीति की वजह से, जातिवाद की राजनीति की वजह से, किसको मानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह आप? नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारेख और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ नॉर्थ इंडिया के इकलौते सीपीआईएम सांसद अमराराम जी मौजूद है। नमस्कार अमराराम जी। नमस्कार। पूरे नॉर्थ में आप इकलौते सीपीआईएम के सांसद हैं साहब जी। तो जो पार्टी एक समय पर इतनी मजबूत हुआ करती थी, एक तरीके से जब देश आजाद हुआ तो एक तरीके से विपक्ष का काम कर रही थी, नॉर्थ इंडिया में सीपीआईएम सिमट के रह गई, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ी वजह जब से ये धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता बढ़ी है और जातिवाद बढ़ाने का काम इस पॉलिटिक्स में किया है। निश्चित रूप से सीपीएम वर्गों की राजनीति करती है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, यूथ है। निश्चित रूप से उसका इस राजनीति जब से बढ़ी है, जब तक देश की जंग आज़ादी की लड़ाई थी और उसके बाद में इन्हीं के बीच में था कांग्रेस और सीपीएम बहुत लंबे समय से 52 से लेकर 67 तक प्रमुख विपक्षी दल रही है। लेकिन निश्चित रूप से 3 राज्यों के बाद अभी पीछे गई है। तो इसका प्रमुख कारण है वो सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति। साहब, आप कांग्रेस से लड़ रहे थे केरला में, हमने देखा फिर इंडिया अलायंस में आप लोग साथ हो जाते हैं, पर वापस जब केरला की बात आती है तो यूडीएफ और एलडीएफ आपस में लड़ते हैं। अगर बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी केरला में बनकर आती है, तो क्या यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधन कर लेंगे? नहीं, उभरेगी कहाँ, अभी तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। 140 में से एक विधायक है, वो भी बड़ी मुश्किल से आया है। इसलिए लड़ाई जहाँ कांग्रेस और सीपीएम के बीच में निश्चित रूप से लड़ते रहे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए 2004 में आप देखिए सीपीएम के 44 लोकसभा के सांसद थे और उसमें से 43 कांग्रेस को हरा के आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर रखने के लिए कांग्रेस को यूपीए फर्स्ट में समर्थन दिया था। तो जैसे वहां पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का एक ही है, यहाँ पर भी आप अकेले हैं, तो क्या नॉर्थ इंडिया में सीपीआईएम को खत्म कर देंगी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर? नहीं, ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया में तो कोई सरकार बनाने की पोजीशन में सीपीएम कभी आई नहीं। बंगाल, त्रिपुरा और केरल में रही, और केरल में भी सबसे पहले मतलब कांग्रेस के विरोध में कोई सरकार बनी है। 1957 में पहली एमएस नमूद्रीपाद की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बनी है। तो साहब, आपने कहा कि धर्म की राजनीति की वजह से, जातिवाद की राजनीति की वजह से थोड़ा सीपीआईएम को लोग कम सत्ता में लाते हैं, या फिर सीपीआईएम अभी उस मुख्य धारा से बाहर है, तो किसको मानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह? सबसे बड़ी वजह है एक तो सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति, और एक जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की सोवियत रूस के विघटन के बाद जो नीतियां पूरी दुनिया में चल रही है, और उसका नतीजा आप 2008 में जो मंदी का दौर है आज भी 2026 तक जारी है। और उसका मुख्य कारण है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास पूरी दुनिया का संपदा का 60% संपत्ति उनके पास है और 90% के पास 40% में काम चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो असंतोष है, निश्चित रूप से हमारे पड़ोस में आप चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये जो है निश्चित रूप से उनके खिलाफ संघर्षों का ही देन है। कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी वो रशिया से शुरू होती है, चाइना होते हुए इंडिया पहुंचती है। हमने देखा कि अब कहीं ना कहीं रशिया में भी, चाइना में भी अपना प्रभुत्व खोती जा रही है, और इंडिया में तो सिर्फ एक स्टेट बचा है आपके पास। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल कम्युनिस्ट जब तक हैं जब तक शोषण है। और आप देखिए 70 साल में सोवियत रूस ने जितना प्रगति किया था, मतलब और कोई देश नहीं कर सकता। आप चीन का मुकाबला भारत से कर लीजिए। 47 में भारत आज़ाद होता है, 49 में 2 साल बाद में चीन आज़ाद होता है। आज वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और हम सबसे ज़्यादा उस अमेरिका के सामने ऋण के लिए कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक विचारधारा की तरफ चीन आगे बढ़ा, तो ये कारण हो सकता है कि उसने भी कम्युनिस्ट जो सोचती है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। नहीं, आज भी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ सत्ता में, और कम्युनिस्ट व्यवस्था ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सब अपने परिस्थितियों के अनुसार
कोई भी रिवॉल्यूशन होता है पूंजीवाद से समाजवाद में उस देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है, चाहे वो रूस में हुआ है, चाहे चाइना में हुआ है, क्यूबा में हुआ है, या अन्य किसी देश में हुआ है। साहब, आप कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक हैं, मानते जी। हैं, कोई जाति धर्म सबसे परे रखते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा। आपके नाम में राम आता है, जी। तो आप कैसे देखते हैं इसको, या फिर क्या वजह है? क्योंकि भाई मैंने राम देखा है- को बेच के सत्ता तक आने का काम भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक भी नेता राम नहीं है। हम तो राम भी हैं, सीताराम भी हैं, सब हैं, और हम तो राम राम भी करते हैं। जो इस देश का किसान है आपस में संबोधन में राम राम भी करता है, जबकि वो जय श्री राम कहते हैं। तो जय श्री राम 1 किलो का 900 ग्राम मतलब 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलने वाले लोग हैं, और राम को बेच करके यहाँ तक पहुंचे हैं, निश्चित रूप से लोगों की जघन्य हत्याएं करके और देश में नफरत पैदा करके, नफरत का व्यापार करके मतलब यहाँ तक। भाजपा बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, धर्म की नहीं, सबसे बड़ी मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे बड़ी आर्थिक असमानता इस देश में, तो 80% तो वही हिंदू भोग रहे हैं। भाई जब संख्या हिंदुओं की 80% है, वो करें हिंदू राज आ गया, तो फिर हिंदुओं की तो बेरोजगारी मिट गई होगी। 20% अल्पसंख्यक जिनके खिलाफ वो है, उनकी भी बेरोजगारी होगी। इसलिए ये मैं समझता हूँ किसी भी तरह। राजस्थान पे चलते हैं साहब। भजन लाल शर्मा पहली बार के मुख्यमंत्री हैं जी। और डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आना हमने देखा एक, और धर्म परिवर्तन पे कड़े कानून बनाना, कैसे देखते हैं इसको आप? भाई देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, और ये इसको औजार बना रहे हैं। इस देश के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म, जिसमें इस तरह का ऊंच नीच का उत्पीड़न था, उन्होंने परिवर्तन किया है। तो केवल और केवल ये हर जगह, मतलब आप मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी से भी महात्मा गांधी का हटा करके राम का नाम, और हर तरह से उस सांप्रदायिकता की माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेकने का भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और निश्चित रूप से जो 400 का पार का नारा दिया था, 240 पे लाके देश की जनता ने रख दिया। अब वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब देश की जनता समझ चुकी, शायद देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री न पहले हुआ है और न आगे होगा। सब आपने कहा कि धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर हम देखते हैं चाइना का आपने उदाहरण दिया, उइगर मुसलमानों की क्या हालत है। हम नहीं, धर्म के आधार पे एक भी चीन में आप ऐसा कानून बता दीजिए जो धर्म के आधार पे बना है। सब उइगर कोई मुसलमानों धर्म को ऐसा है, दाढ़ी हिंदू रखने की हो, इजाजत मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, वो धर्म उसका व्यक्तिगत है। कहीं भी आप उसको इस रूप में दूसरे धर्म को गालियां, धर्म को मानना धार्मिकता है, लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म को गालियां देता है, इसका मतलब ये सांप्रदायिकता है। और ऐसी एक घटना नहीं बता सकते आप सर। 49 से लेके आज तक चीन। लेनिन की बात करते हैं हम, 1940 में क्रीमिया की वो घटना जो लगातार उजागर होती है कि 20 लाख जो वहाँ पे स्थानीय मुसलमान थे उनको डुबोया गया। ना ना ना, बिल्कुल असत्य। जो कहते हैं कि धर्म नहीं मानते, धर्म मानना मनाही नहीं है, धर्म को राजनीति में लाना, धर्म किसी की आस्था का सवाल है। विकास, राजनीति का काम है विकास करना। धर्म का विकास धर्मावलंबी करेंगे जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, ये सरकार का काम नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस सांप्रदायिकता के आधार पे नफरत पैदा करके, उनकी हत्याएं करके यहाँ तक पहुंची है, मैं समझता हूँ इसको भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कतई बर्दाश्त नहीं कर। लास्ट अर्बन नक्सलिज्म पे बात करेंगे हम। सीपीआईएम और नक्सलिज्म, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा से ही प्रेरित है नक्सलिज्म भी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं। नहीं, कैसे अलग करते हैं? मार्क्सवाद का नक्सलिज्म से कोई लेना देना नहीं। और सबसे ज्यादा नक्सलेटों ने वहां से, जहां बंगाल से शुरू हुआ था, वहां पूर्णतः समाप्त किया, और सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं की हत्या तो की। अभी जो मैं समझता हूँ जो अमित शाह जी है, उनको ये तो पता नहीं है कि सीपीएम कब बनी थी। वो कह रहे हैं 69 में बनी थी, 64 में बनी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ही देश में अन्याय के, चाहे वो आर्थिक लूट है, चाहे सामाजिक अत्याचार है, उसके खिलाफ लड़ने वाली कोई राजनीतिक ताकत है तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआईएम भी नक्सलिज्म के खिलाफ है। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने सीपीएम को ही पहुंचाया है। इसलिए उसका मार्क्सवाद से कोई लेना देना नहीं, और उसका नतीजा है कि आज वो सब वापस मुख्य धारा में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।